मुंबई की बरसात भी है। बरसात तो हमारे यहाँ होती है, कपी है, लेकिन फिर भी बरसात एक ऐसा मौसम है जब मुंबई में कुछ बदलता है, सबके घरों में गणपति आते हैं। ये हमारे तीज त्योहारों में इतना शोर क्यों होता है? हमारे घर के सामने एक मस्जिद है, वहां पर लाउड स्पीकर पर अज़ान होता है। इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन बसें सब बंद, चलते भी तो भी मैं दफ्तर नहीं जाता। कल ऑफिस में हम सबको राजेश बत्रा और सोनिया की शादी के कार्ड मिले। मेरा दिल टूट गया। क्या मजाक है? दुनिया की हर खुशी उस आदमी को मिलेगी सिर्फ इसलिए कि वो एक अमीर आदमी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। हो सकता है मैं भी कोई मिनिस्टर हूं या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और मुझे पता ही नहीं। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में हैं जब लोगों को यह पता ही नहीं था कि वो कहीं के राजकुमार हैं या राजा हैं और उन्हें पता ही नहीं। मान लीजिए मेरे सर पर अचानक एक ताज आ गया और बदन पर रेशमी कपड़े और गले में हीरे मोतियों की मालाएं। तब देखता हूं सोनिया तुम क्या करते और तुम्हारा बाप 2 सेकंड में तुम्हारी शादी मुझसे करवाती। फिलहाल तो मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूं कि क्यों बनाया मुझे, क्यों बनाया मुझे मामूली क्लर्क? और सारी सुबह में अखबार पढ़ता था, लिखा है नेपाल में कोई राजा नहीं है। तो राजा होना तो जरूरी होता है ना, नहीं तो देश कैसे चलेगा? यह हो भी सकता है और पर किसी राजनैतिक या पारिवारिक कारणों की वजह से छुपा हुआ बैठा है या खतरे की वजह से, शायद चीन के खतरे की वजह से। आज गांधी जयंती है। मैंने सोचा दफ्तर जाने से पहले गांधी पार्क जाकर गांधी जी को 2 श्रद्धा के सुमन चढ़ा। तो मैंने वहीं से 2 सुमन चुराए और गांधी जी को चढ़ाए। चढ़ाकर जाने लगा तो आवाज आई, बेटा शंकर। फिर मुझे लगा आवाज तो पीछे मूर्ति से आई है। मैं डरते डरते कहा, कहिए बापू क्या आदेश है मेरे लिए? तो गांधी जी बिना हिले डुले बोले, बेटा दया शंकर, हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, उसका उद्धार करो। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम नेपाल के राजा हो। मैं इतना कुछ देखता रहा और लड़खड़ाते कदमों से वापस आ।
मैं नेपाल का राजा कैसे हो सकता हूं? वैसे अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल सकता है, पर हमारे राष्ट्रपिता झूठ नहीं बोल सकते। घंटों बैठकर मैं सोचता रहा नेपाल के बारे में। शाम को मोरे आया, उसने मुझसे कहा सारा दिन यही बैठा रहा, दफ्तर नहीं गया। रात को खाना खाने के वक्त फिर उसने कहा आंखें फाड़ फाड़ कर थाली को क्या देख रहा है, खा ले। मैं कहता रहा, लेकिन मोरे ने मुझे कुछ नहीं कहा और सोचता रहा मैं नेपाल का राजा कैसे हो सकता हूं? मैं नेपाल का राजा कैसे हो सकता? यह हो नहीं सकता। आज विजय का बहुत बड़ा दिन है। नेपाल का एक राजा है, वो मिल ही गया। वो राजा मैं हूं। अचानक एक बिजली से चमकी और सब कुछ साफ। मैं कितना बेवकूफ था, अपने आप को एक लोअर डिवीजन क्लर्क सोचता रहा। ये बात सबसे पहले मैंने मोरे को बताई। मोरे, तुम्हें पता है मैं नेपाल का राजा हूं? ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे साले की नानी बन गई। वो मुझसे डर गया। मैं कहा मोरे डरो मत, मैं नेपाल का राजा जरूर हूं, लेकिन तुम्हारा दोस्त हूं। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत तंग किया है, लेकिन मैं इसका कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, गिरता पड़ता भाग करा गया। अरे लगता नहीं भाई, अब तुम मुझे 7-8 हजार रुपए के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। बहुत कर ली मैंने तुम लोगों की फाइलों पर कलम घिसाई है। आज मैं बिना राज पुरोहित के अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। राजा बनने के लिए जरूरी होता है। मैं राजा बन गया था, लेकिन फिर भी मुझे अकेले में सोने में डर लगा। मोरे भी सोने नहीं आता। आज एक क्लर्क मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर आया, मुझसे कहा दयाशंकर बाबू आप 3 हफ्ते से ऑफिस नहीं आए। दयाशंकर बाबू, ये क्या कर चला गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज ऑफिस जाकर लोगों की छुट्टी ली जाए। ऐसे मैं ऑफिस चला गया। देखा तो बड़े बाबू मुझे घूर रहे थे, मैंने भी घूरा। और जाकर टेबल पर बैठ गए और वहां बैठकर वहां पर हो रहे उस क्लर्क की तमाशे को देखने लगा। मैंने सोचा सालों अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि तुम्हारे बीच में कौन बैठा है, तो तुम लोगों की नानी भर जाए। सबसे ज्यादा वजह
तब आया जब उन लोगों ने कागज और कलम मुझे दिया। उन्होंने सोचा होगा मैं लिखूंगा LDC दयाशंकर, सन ऑफ दयाशंकर, पोस्ट मीडियापुर, जिला फर्रुखाबाद, यूपी। लेकिन मैंने क्लार्क वाली जगह नहीं, MLA वाली जगह पर लिखा। राजा कुंवर नारायण प्रताप सिंह, किंग ऑफ नेपाल। सब लोगों को साथ छूट, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जरा सा हाथ उठाकर सिर्फ इतना कहा, ठीक है ठीक है, ज्यादा वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग जा सकते। मैं उठकर जाने लगा तो लोग दो फीट पीछे हो गए। मैं सीधा वहां से MLA साहब के घर गया। MLA साहब घर पर नहीं थे, वॉचमैन ने मुझे कहा ओए पता ना वो पीछे हट गया। वहां से सीधा मैं सोनिया के कमरे में गया। सोनिया आईने के सामने बाहर बना मुझे देखकर चिल्लाई। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ इतना कहा, एक ऐसी खुशी तुम्हारे इंतजार कर रही है जो तुम सोच नहीं सकते। सारी दुनिया के षड्यंत्रों के बावजूद हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। इतना कहकर मैं हॉस्टल औरतों के दिमाग में हवस का एक बुलबुला होता है। उस बुलबुले के अंदर सुई की नोक के बराबर एक कीड़ा होता है। ये कीड़ा भारत हेयर कटिंग सैलून के नाई ज्ञानेश्वर के सर से आया है, जो इस समय नेपाल में बाल काट रहा है। आज मैंने ये रापसी कपड़े खुद बनाए। वो क्या है ना, दर्जी कपड़ा भी मार लेते हैं और वैसे भी नहीं बनाते जैसा आप चाहते हैं, इसलिए मैंने खुद ही बनाया। मैं यही पहनकर सोता हूं पर मुझे नींद नहीं आती। अकेला होने पर मुझे डर लगता है। मोरे भी अब सोने नहीं आता। एक रात मैं सुबह तक सोया हुआ था, खट की आवाज हुई। मैंने आंख खोलकर देखा तो मोरे अपना सामान और तौलिया लेकर भाग गया। मैंने कहा मोरे, वो डरकर थर थर कांपने लगा। मैंने कहा मोरे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भले ही मैं नेपाल का राजा हूँ। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, भाग गया। मैं भी पीछे पीछे भागा, मोरे मोरे मोरे। आज नेपाल से डेलीगेशन आया और मुझे अपने साथ ले आया। बड़ा अजीब सा देश है नेपाल। ना हम हवाई जहाज में बैठे, ना ट्रेन में बैठे। 1 घंटे बाद मुझे कहा हम लोग काठमांडू नेपाल पहुंचे। पहला ही कमरा जिसमें मुझे ले जाया गया, वह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सबके सिर मुड़े हुए थे। मैं समझ गया ये निचले तबके के सिपाही हैं। फिर महामंत्री ने मुझसे कहा, अगर तूने एक बार फिर कहा कि तू नेपाल का राजा है, तेरे सर पे ऐसा डंडा मारूंगा, ऐसा डंडा मारूंगा कि ये बात तेरे दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगी। मैं समझ गया ये जरूर कोई राजसी परीक्षा है। मैं जोर जोर से कहने लगा, मैं नेपाल का राजा हूं, मैं नेपाल का राजा हूं, मैं नेपाल का राजा हूं। उसने जोर से मेरे सर पर एक डंडा मारा। मैं समझ गया नेपाल के रीति रिवाज कितने महान और कितने अटल है।
नेपाल अभी भी मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक दिन उन्होंने मेरे सर के बाल मोड़ दिए। मैं चिल्लाता रहा, मैं साबुन नहीं बनना चाहता, मैं साबुन नहीं बनना चाहता, मैं साबुन नहीं बनना चाहता। उन्होंने बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे सर पर डाल दिया। मुझे दौरा पड़ गया। मैं भागता रहा, चिल्लाता रहा। 30 लोगों ने मुझे जकड़ लिया। मुझसे पहले के राजाओं ने ये घटिया रीति रिवाजों पर रोक क्यों नहीं लगाई? उसके बाद मुझे करंट लगा, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई उससे। आज महामंत्री मेरे कमरे में आए। टेबल के पीछे छुप गया। उसने कहा, दयाल शंकर, मैं नहीं सुना। उसने कहा, क्लर्क के बच्चे। मैंने फिर भी नहीं सुना। उसने कहा, नेपाल के महाराजा धीराज बाहर आइए। मैं जाने लगा। मैंने सोचा, नहीं, मुझे पता है तुम मेरे सिर पर बर्फ का ठंडा पानी डालोगे। लेकिन इस महामंत्री ने मुझे मार मार कर मार से उसके बाद मेरी कमर पर जोर से डंडा मारा। लेकिन ये सारा दर्द, ये बात सोच कर निकल गया कि मैंने ये पता लगा लिया था कि नेपाल की महारानी के दाएं कूल्हे पर भी वैसा ही तिल है जैसा मेरी सोनिया के दाएं कूल्हे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे पता लगा, बताओ।